Assalamu alaikum viewers. Hope you all are fine. Welcome to my channel. Today's topic is plaint, particulars which must be contained in the plaint and rejection of plaint and difference between rejection of plaint and dismissal of suit. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि plaint है क्या. Plaint is a set of claims put forward by the plaintiff in the court of law to seek a remedy or redressal for his grievance. Every suit is instituted by presenting a plaint. Understand? Know what particulars which must be contained in the plaint. सबसे पहले the name of the court in which the suit is brought. जिस अदालत में जो है वो आप सूट इंस्टीट्यूट करना चाह रहे हैं उसका नाम लिखना ज़रूरी है सबसे ऊपर, जैसे कि इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज सो एंड सो, ये लिखना ज़रूरी है. अगर आप जो है वो ये नहीं लिखते तो आपकी प्लेंट जो है वो डिफेक्टिव है. द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का नाम और उसकी जो पैदाइश की जगह है जहाँ पे वो रिज़ाइड कर रहा है वो लिखना ज़रूरी है. इसी तरह डिफेंडेंट का नाम, उसकी रेजिडेंस वो लिखना ज़रूरी है. थर्डली, वेयर द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज़ अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अ स्टेटमेंट टू डैट अफेक्ट. अगर जो है वो प्लेंटिफ माइनर है या डिफेंडेंट माइनर है, आप प्लेंटिफ के ख़िलाफ़ सूट फाइल करना चाह रहे हैं, तो he shall be represented through his next friend. And if a defendant is minor and you are going to institute a suit against the defendant, then the court shall appoint a guardian which shall be represented by the defendant, which shall be represented as a defendant. तो कोई भी जो अनसाउंड माइंड है या माइनर है, जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, वो अगर प्लेंटिफ है तो वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट करेगा. अगर डिफेंडेंट है तो वो गार्डियन के थ्रू, और गार्डियन कोर्ट अपॉइंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगा. फिफ्थली, जो ई क्लास है, द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द काज ऑफ एक्शन एंड वेयर इट अरोज. बेसिकली जो बिनाए दावा है वो क्या है, किन वजूहात की बुनियाद पे जो है, कौन से फैक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पे आप जो है वो दावा दाखिल कर रहे हैं, दावा दायर कर रहे हैं, उनको लिखना ज़रूरी है प्लेंट में. द फैक्ट्स शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ ज्यूरिस्डिक्शन, उन हक़ाइक़ को कि जिनकी बुनियाद पे कोर्ट के पास इख्तियार समाअत है, उनको लिखना ज़रूरी है. हर जो कोर्ट है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन है, पिक्यूनरी ज्यूरिस्डिक्शन है, सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिस्डिक्शन है. 3 तरह की ज्यूरिस्डिक्शन होती है. अगर आपका सब्जेक्ट मैटर उसी ज्यूरिस्डिक्शन में, उस कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन में फाल करता है, तो आपको उसी कोर्ट में दावा दाखिल करना होगा. तो इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट मैटर कोई वैल्यू रखता है, उसकी इतनी कीमत है, तो वो फिर सिविल जज फर्स्ट क्लास उसको एंटरटेन करेगा, सेकंड क्लास या सिविल जज थर्ड क्लास. इसकी आगे वो इसकी आगे स्पेसिफिकेशन है कि सिविल जज फर्स्ट क्लास कितने तक का सूट जो है वो एंटरटेन कर सकता है, सेकंड क्लास इस अमाउंट तक कर सकता है, थर्ड जो ग्रेड 3 है वो इतने पैसों तक का सूट जो है वो एंटरटेन कर सकता है. तो वो आपने मेंशन करना है कि दिस कोर्ट हैज़ कंप्लीट ज्यूरिस्डिक्शन टू एंटरटेन द सूट. एंड नाउ प्रोसीड फर्दर on G class, the relief which the plaintiff claim. Most importantly, for which purpose you are going to knock the doors of the court, you have to briefly explain the purpose, the prayer, the remedy you want to avail from that court. उस प्रेयर को आपको लाजमी डिस्कस करना है. वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और आपने जो है वो उन रिलीफ को जो आप कोर्ट से लेना चाह रहे हैं उनको आपने ज़रूर डिस्कस करना है. अगर स्पेसिफ़िक, अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो आप उसकी स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस चाह रहे हैं, साथ में आप उसका कब्ज़ा चाह रहे हैं, और साथ में आप
मैंडेटरी एंड जो टेम्परेरी और मैंडेटरी इंजंक्शन की प्रेयर करते हैं, तो आपको ये स्पेसिफिकली लिखना होगा प्लेंट में। नो एच क्लास वेयर द प्लेंटिफ हैज़ अलाउड अ सेट ऑफ और रिलिंक्विश अ पोर्शन ऑफ हिज क्लेम द अमाउंट सो अलाउड और रिलिंक्विश। फॉर एग्जांपल, एक जो है प्लेंटिफ सूट फाइल करता है डिफेंडेंट के ख़िलाफ़, और डिफेंडेंट कहता है कि प्लेंटिफ ने मेरे से 50,000 रुपये लेने हैं। प्लेंटिफ कहता है कि मैंने उससे 1 लाख रुपया लेना है। तो उस सेट ऑफ को जितना उसने उससे लेना है डिफेंडेंट से, उसको भी स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा। जितना उसने उससे छोड़ दिया है, रिलिंक्विश कर दिया है, या जितना वो लेना चाह रहा है, उसको भी डिस्कस करना लाजमी होगा प्लेंट में। I clause a statement of the value of the subject matter of the suit for the purpose of jurisdiction of the court fees। अगर कोर्ट जो है वो आपके सूट को, आपकी प्लेंट को एडमिट कर लेती है, आपने प्रॉपर कोर्ट फीस लगाई है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से, तो फिर इस चीज़ को भी जो है वो प्लेंट में डिस्कस करना होगा कि अगर 10 लाख रुपए जो मुकदमा की कोर्ट फीस है दावा की, वो 10 लाख के हिसाब से जितनी बनती है वो अदा कर दी गई है, तो इस चीज़ को भी जो है वो स्पेसिफिकली बयान करना होगा। अगर मनी सूट है, इन मनी सूट वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी द प्लेंट शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम। अगर कोई मनी सूट है तो उसमें आपने जो प्रिसाइज अमाउंट है कि 50 लाख रुपए या 50,000 रुपये मैंने जो है वो मुद्दा ले से या मैंने डिफेंडेंट से लेने हैं, तो एक्चुअल जो फिगर है वो आपने उसमें प्लेंट में लिखनी है। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके है कोई दावा, तो आपने उसकी बाउंड्रीज जो है वो उनको बयान करना है कि मशरिक में ये है, शुमाल में ये है, जनूब में इसका घर है। ये सारी चीज़ें आपने जो है वो बयान करनी है। नो ऑर्डर 7 के रूल 11 को हम देखते हैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एक टेक्निकल सा टॉपिक है जिसके वाले से हमेशा से मिसकंसेप्शन रही है। हमारे लॉयर्स, इवन के जजेस भी इसको अंडरस्टैंड करने से कासिर हैं कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिसमिसल ऑफ सूट एक ही चीज़ है। इनके दरमियान डिफरेंस को समझना हमारे जजेस की बस की बात भी नहीं है। तो इसको हम आज देखते हैं, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिसमिसल ऑफ सूट, इनमें फ़र्क क्या है और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है क्या। जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, इसकी जो पहले जो बेसिक चीज़ें हैं हम उनको देख लेते हैं कि बेसिकली रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब हम रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो रूल 11 की प्रोविजंस हैं ये मैंडेटरी हैं। ये सारी जो प्रोविजंस हैं इनके इतलाक से पहले, मतलब कि कोई भी प्लेंट जो किसी जज के सामने आई है उसको रिजेक्ट करने से पहले, इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द जज टू ब्रिंग इन नोटिस ऑफ द प्लेंटिफ। An opportunity should be provided to the plaintiff that your plaint having deficiencies to make up the deficiency and to fill up the lacuna and to rectify your plaint, an opportunity must be given. Then if the judge grants an opportunity and the plaintiff is not in mood to rectify the defect, then the plaint is liable to be dismissed. अगर अदालत मुद्दई को मुनासिब मौका फराहम करती है उस डिफेक्ट को जो उसकी प्लेंट में मौजूद है इन 4 में से,
और उस टाइम फ्रेम के अंदर तो अगर वो इस डिफेक्ट को दूर नहीं करता तो फिर उसकी जो प्लेंट है वो हर सूरत में रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिसमिसल ऑफ सूट के दरमियान फ़र्क क्या है, इसको देखते हैं। इन प्रोविजंस के मुताबिक सूट इज नॉट डिसमिस्ड बट अ प्लेंट इज रिजेक्टेड। जो डिसमिसल ऑफ सूट है, द डिसमिसल ऑफ सूट बार्स यू फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फ्रेश सूट। यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल टू डिसमिसल ऑफ सूट। अगर आपका सूट डिसमिस होता है तो आपको एक नया दावा दाखिल करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर आपकी प्लेंट रिजेक्ट होती है तो उन सर्कमस्टांसिस में आप एक नया दावा दाखिल कर सकते हैं। इवन कि आप अपील भी फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी। अब इस रूल के मुताबिक जो रेस जुडिकाटा है इस रूल पे एप्लीकेबल नहीं है, और ये रिजेक्शन ऑफ प्लेंट shall be made at any stage of the suit। ये किसी भी स्टेज पे आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट की जा सकती है। अब मोड्स कौन कौन से हैं रिजेक्ट करने के? इफ़ अ पार्टी मूव्स एन interlocutory application to the court that the plaint of the plaintiff is defective under Rule 11, or the court consider it defective, the court can suo motu reject the application, reject the plaint, या तो कोर्ट जो है वो सुओ मोटो कर सकती है, या फिर अगर जो मुद्दा अलैह है वो दरखास्त दायर करता है कोर्ट में रिजेक्ट करने की प्लेंट को, तो फिर उसकी दरखास्त पे कोर्ट उस प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। अब इसकी हम प्रोविजंस को वन बाय वन रीड कर लेते हैं। The plaint shall be rejected in the following cases. First of all, where it does not disclose a cause of action। जब आपके दावे में कोई cause of action नहीं है तो then that suit shall be dismissed। अब cause of action है क्या, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो प्लेंट आपने लिखी है वो किसी ऐसे एग्रीमेंट को एनफोर्स करवाना चाह रही है जो ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुका हो, जो पहले ही आपने कोर्ट से या खुद पार्टीज़ ने टर्मिनेट कर दिया हो, एक मुआहदा पार्टीज़ के दरमियान हुआ है और वो मुआहदा जो है वो पार्टीज़ ने उसको खुद ही टर्मिनेट कर दिया है। अब उस मुआहदे की बेस पे वो कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, तो कॉज ऑफ एक्शन तो इसमें है नहीं है, तो फिर इस बेस पे जो आपकी प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगी। सेकेंडली, वेयर द रिलीफ क्लेम इज़ अंडर वैल्यूड। आपने प्रॉपर्टी की कीमत ज़्यादा थी लेकिन आपने कोर्ट फीस पे करने के डर से आपने प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल प्राइस थी वो मेंशन नहीं की, आपने कम कीमत लिखी है ताकि आपको कम कोर्ट फीस देना पड़े। तो इन सर्कमस्टांसिस में कोर्ट रिजेक्ट करने से पहले बताएगी कि कितनी कोर्ट फीस है,
और कहेगी कि सही कोर्ट फीस जो है वो लगाएं, इस प्रॉपर्टी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो इतनी है और इस हिसाब से इतनी कोर्ट फीस बनती है। तो अगर आप उस डेफिशिएंसी को ख़त्म नहीं करते तो फिर आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। अब before rejecting, I repeat, before rejecting a plaint, it is primary duty of the court to bring in notice of the plaintiff or to provide an opportunity to the plaintiff to make up the deficiency or to fill the lacuna. If he fails to do so, then the plaint shall be rejected. Now, what is C clause? Where the relief claimed is properly valued but plaint is returned upon paper insufficiently stamped. जो आपने स्टैम्प पेपर लगाया है वो इनसफिशेंटली स्टैम्प्ड है, तो इन सर्कमस्टांसिस में आपकी प्लेंट जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। वेयर द सूट अपीयर्स टू बी बार्ड बाय एनी लॉ, जब आपका जो दावा है वो किसी भी लॉ के तहत आपको नया जो सूट है वो इंस्टीट्यूट करने की इजाज़त नहीं दे रहा, फिर भी आप एक नया दावा दाखिल करते हैं तो फिर आपकी प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसको इस तरह से हम जो है वो समझते हैं, आपने पहले एक सूट इंस्टीट्यूट किया, उस पे कोर्ट का डिसीजन आ गया, अब वो जो क्लेम आप क्लेम कर रहे थे वो आपको मिल गया, आप फिर उसी बेस पे कोर्ट में एक नया दावा दाखिल कर देते हैं। तो देन इन दीज सर्कमस्टांसेस योर प्लेंट इज हिट बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। इट इज बार्ड बाय लॉ to file a fresh suit if your suit you have filed is already been decided by the court. Then in these circumstances you cannot file a fresh suit, then your plaint is liable to be dismissed and shall be dismissed. फिर एक और एग्जाम्पल इसकी ले लेते हैं, सूट फाइल्ड बाय अनरजिस्टर्ड फर्म। अगर एक फर्म ने जो कि रजिस्टर्ड नहीं है वो एक सूट जो है वो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती और उसने इंस्टीट्यूट कर दिया, then the plaint is barred by law, then this plaint shall be dismissed. अब इसमें ऑर्डर 23 रूल 1 है, ऑर्डर 2 रूल 2 है, सेक्शन 12(2) है। तो ये कुछ जो हैं वो ऑर्डर्स और सेक्शंस हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। अब इन सेक्शंस के तहत या इन ऑर्डर्स के तहत कोई भी सूट जो बार्ड बाय लॉ है या कोई लिमिटेशन का इशू है, तो लॉ आपको जो है वो इंस्टीट्यूट करने से रोक रहा है, आपकी लिमिटेशन ख़त्म हो गई है, फिर भी आप दावा दायर कर देते हैं, तो देन योर सूट इज़ लाइबल टू बी डिसमिस्ड, शैल बी डिसमिस्ड। अब हम इसका सेक्शन जो है वो ऑर्डर 7 का रूल 12 देख लेते हैं। प्रोसीजर क्या होगा, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया, प्रोसीजर ऑन रिजेक्टिंग ऑफ प्लेंट, वेयर अ प्लेंट इज रिजेक्टेड द जज शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर टू दैट अफेक्ट विद रीजन फॉर सच ऑर्डर। जब जज आपकी प्लेंट रिजेक्ट करेगा तो उसको जिन वजूहात की बुनियाद पे उसने रिजेक्ट की वो बयान करना होंगी। अगर उसने 12(2) की तहत जो है वो आपकी प्लेंट रिजेक्ट की है तो उसको बयान करना होगा।
अगर उसने रेस्ट जुडिकाटा के तहत आपकी प्लेंट रिजेक्ट की है, आप दूसरा दावा दायर नहीं थे कर सकते लेकिन आपने किया, तो उसको फिर वो रीज़न वजूहात लिखना होंगी। अब ऑर्डर 7 रूल 13 पे आते हैं। वेयर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डज नॉट प्रिक्लूड प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेश प्लेंट। कहता है कि जो रूल 11 में जो 4 ग्राउंड्स दी गई हैं, उन ग्राउंड्स की बुनियाद पे अगर आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है, तो ये जो रिजेक्शन है, दिस रिजेक्शन डजंट प्रिक्लूड यू फ्रॉम प्रेजेंटिंग अ फ्रेश प्लेंट। ये जो रिजेक्शन है आपको एक नया दावा दायर करने से नहीं रोकती। आप इसके खिलाफ अपील में भी जा सकते हैं अंडर सेक्शन 96, और आप एक नया दावा भी दायर कर सकते हैं। अब रेलिवेंट केस लॉज जो सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, इनमें PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 1 है, 2017 SCMR 2005 है, और 2016 SCMR 192 है। इसको हम देख लेते हैं। अब जो थर्ड वाली साइटेशन है, इसमें जो प्लेंटिफ है वो सूट फाइल करता है ट्रायल कोर्ट में, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, कि जनाब मुद्दई मुकदमा जो मुद्दई है वो मुद्दा अलह के ख़िलाफ़ दावा दायर करता है। जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के ख़िलाफ़ दावा दायर करता है कि इसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया, लिहाजा इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स किया जाए। मैंने बारहा जो है इसको इस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने का कहा है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, लिहाजा वो प्रेयर करता है कोर्ट से कि इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जाए। अब इस केस में ये होता है कि अदालत जो है उसमें जो मुद्दा अलह है, डिफेंडेंट है, वो रिटन स्टेटमेंट फ़ाइल करता है। रिटन स्टेटमेंट के साथ वो एक एप्लीकेशन 711 की रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की दायर कर देता है। उस रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की जो एप्लीकेशन है, कोर्ट उसको पहले इंटरटेन कर लेती है। उसमें जो डिफेंडेंट की जो एलिगेशंस हैं वो ये हैं कि जनाब मैंने तो कोई एग्रीमेंट किया नहीं है, इसने ये जो इसके पास एग्रीमेंट है, ये जो रिटन एग्रीमेंट है, इसमें जो इसने सिग्नेचर किए हैं ये फोर्ज्ड हैं, ये फैब्रिकेटेड है, इसने खुद से ये सिग्नेचर कर लिए हैं, लिहाजा ये एग्रीमेंट जो है वो फैब्रिकेटेड है, फोर्ज्ड है। तो कोर्ट इसकी बुनियाद पे उस एप्लीकेशन को इंटरटेन कर लेती है और जो प्लेंटिफ की प्लेंट है वो रिजेक्ट कर देती है। वो अपील फाइल करता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में इसी बुनियाद पे उसकी जो अपील है उसको डिसमिस कर दिया जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील फाइल करता है। लीव टू अपील में सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्ज़र्व करती है कि जब जो प्लेंटिफ है वो सूट इंस्टीट्यूट कर रहा है, उसने इंस्टीट्यूट किया है, तो उसमें प्लेंटिफ ने रिटन स्टेटमेंट के साथ जो 711 की एप्लीकेशन दी है उसको पहले सुना गया है, और जो एक्सपर्ट ओपिनियन है उसको जो है वो ले लिया गया है। उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ये थी कि ये जो डॉक्यूमेंट पे साइन किए हैं ये मेरे साइन नहीं है, मेरे जो सिग्नेचर है उनसे मैच नहीं कर रहे, लिहाजा ये जो डॉक्यूमेंट इसने बनाया है ये फैब्रिकेटेड है, ये फोर्ज डॉक्यूमेंट है।
तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्ज़र्व करती है, विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस, विदाउट फ्रेमिंग ऑफ इशूज़, the plaint which is rejected under Order 7 Rule 11. This type of practice is completely alien to law. This type of practice must be discouraged. पहले जो है आप इश्यूज फ्रेम करें उस सूट में, आप एविडेंस कॉल करें, देन जो है वो आप इस एप्लीकेशन को जो 711 की जो मुद्दई के ख़िलाफ़ जो मुद्दा लय ने दायर की है, फिर आप इसको सुने। आप उसको सुने बगैर, उसकी गवाही शहादत रिकॉर्ड किए बगैर, आप इश्यूज़ फ्रेम किए बगैर आप जो है वो पहले इस एप्लीकेशन को इंटरटेन कर रहे हैं और आपने एक एक्सपर्ट ओपिनियन की बुनियाद पे इस सूट को आपने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसी प्रैक्टिस जो है उसको डिस्करेज किया जाता है, जो प्रॉपर प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाए। तो ये कुछ फैक्ट्स थे केस के जो मैंने आपके साथ बयान किए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन जो आपके माइंड में है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, मैं उसको आंसर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।